हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ज़ूलॉजिक माइंड्स। तो फिजियोलॉजी में हम सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे, जिसके पिछले 3 लेक्चर्स में हमने ये सभी टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए थे। कॉम्पोजिशन, ब्लड ग्रुपिंग, टाइप्स ऑफ हार्ट, ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, कंडक्शन ऑफ ह्यूमन हार्ट, उसके बाद में ये सारे सर्कुलेशंस, कार्डियक साइकिल, और उसके बाद में आज हमें पढ़ना है ईसीजी के बारे में, जो कि यहाँ पे मेंशन नहीं है, बट हमें आज मेनली ये 3 टॉपिक करने हैं: ईसीजी, रेगुलेशन ऑफ कार्डियक साइकिल एंड डिसऑर्डर्स। अगर आपको प्रीवियस लेक्चर्स देखने हैं तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके प्रीवियस लेक्चर्स के लिंक आपको मिल जाएंगे, और अगर आपको नोट्स चाहिए तो यू कैन जॉइन माई टेलीग्राम चैनल, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। ठीक है, तो ईसीजी क्या है? ईसीजी का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। अब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम 2 वर्ड्स हैं, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं रहना। अगर मैं आपको ऐसे डायरेक्टली बताऊंगी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ये होता है, ये तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसमें 2 वर्ड्स हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम और दूसरा है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। अब नाम से तो आपको लग रहा होगा कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कोई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगी, बट नहीं, एक्चुअली यहाँ पे मामला थोड़ा सा उल्टा है। जो ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है ये डिवाइस का नाम है, और ये जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है ये उस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये उल्टा चलता है। ठीक है, तो क्या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इज अ ग्राफिकल रिकॉर्ड। ठीक है, ग्राफिक रिकॉर्ड, जिसको कौन प्रोड्यूस कर रहा है? एक डिवाइस विच इज द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ठीक है, तो इस ईसीजी में अब क्या देखते हैं हम? तो हमारी जो हार्ट की एक्टिविटीज़ होती हैं, हार्ट रेट, रिदम, और अगर हार्ट से रिलेटेड कोई एबनॉर्मेलिटीज़ हैं वो, तो 3 चीज़ें यहाँ पे: हार्ट का हार्ट रेट, रिदम एंड एबनॉर्मेलिटीज़। ठीक है, अब इसको करते कैसे हैं ईसीजी? तो होता क्या है कि इसमें वैसे तो ईसीजी के बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, लेकिन अगर मैं एक स्टैंडर्ड ईसीजी की बात करूँ तो उसमें हम 3 इलेक्ट्रोड्स यूज़ करते हैं। एक आपके लेफ्ट रिस्ट में लगता है, एक राइट रिस्ट में लगता है, और तीसरा आपके लेफ्ट वाले एंकल में लगता है। ठीक है, फिर ये इलेक्ट्रोड्स को हम कनेक्ट कर देते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ से। फिर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे देगा, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। अब इसमें क्या होता है कि आपके 3 मेन वेव्स बनते हैं: पी वेव, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स एंड टी वेव। तो आपका जो पी वेव है वो शो करता है एट्रियल डीपोलराइजेशन को, और जो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है वो वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को शो करता है, और टी वेव आपका रिप्रेजेंट करता है वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। ठीक है, तो अब इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स होता है उसका मतलब ये है कि एक हर्ट, अगर एक क्यू आर आर एस कॉम्प्लेक्स आपको दिख रहा है तो इसका मतलब एक हार्ट बीट रिप्रेजेंट कर रहा है वो। तो अब सपोज आपको ये जानना है कि कोई बंदा है, उसकी हार्ट बीट या फिर हार्ट रेट नॉर्मल है या नहीं, तो क्या करना है? आपको उसका ईसीजी देखना है। उसमें अगर आपको 1 मिनट में 72 क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स से 75 क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स दिख रहे हैं, इसका मतलब कि आप वो पर्सन हेल्दी है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इसको। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे एक ये पी वेव बन रहा है, और एक ये क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स बन रहा है, और एक ये टी वेव बन रहा है। ठीक है, तो ये पी वेव है। अब पी वेव क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? हमारा एट्रियल डीपोलराइजेशन। एट्रिया में डीपोलराइजेशन हो गया। अब एट्रिया में डीपोलराइजेशन हुआ है, इसका मतलब कि एट्रिया क्या करेगी? कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि एट्रियल सिस्टोल होगा इसके बाद में। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक ये जो आपका वेव बन रहा है ये हो गया आपका डीप पोलराइजेशन इन एट्रिया। उसके बाद में ये जो आपका फ्लैट पी आर सेगमेंट है ये रिप्रेजेंट कर रहा है एट्रियल सिस्टोल। अब बात करते हैं क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स की। ठीक है, तो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? आपका वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। ठीक है, अब ऑब्वियस सी बात है, वेंट्रिकल्स में डीपोलराइजेशन हो, इसका मतलब वेंट्रिकल्स में सिस्टोल भी होगा। तो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स के बाद में क्या, ये एस टी सेगमेंट है,
जो कि क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपका वेंट्रिकुलर सिस्टोल। फिर आ गया आपका ये टी वेव। अब टी वेव जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि वेंट्रिकुलर वेंट्रिकल्स तो रिपोलराइज हो गए, लेकिन अब एट्रिया क्यों रिपोलराइज नहीं हो। एक्चुअली होता क्या है कि एट्रिया में भी रिपोलराइजेशन होता है, ऑब्वियसली होगा, लेकिन वो यहाँ पे हम शो नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो वेव होता है ना, वेंट्रिकल्स के रिपोलराइजेशन का जो वेव होता है वो ज़्यादा डोमिनेंट होता है, इसलिए हम इसका शो करते हैं और उसका एट्रिया का नहीं शो करता है। ठीक है, अब वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन की बात क्या आता है, ये वाली जो फ्लैट वेव आपको दिख रही है बेस लाइन के पैरेलल में, इसको ये आपकी शो करती है जॉइंट डायास्टोल। फिर क्या होगा, फिर इसे यही वाली जो पूरा ग्राफ है फिर से रिपीट होगा। फिर यहाँ पे आपके पी वेव बनेंगे, एट्रियल डीपोलराइजेशन, फिर से यहाँ पे आपका क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, फिर से आपके यहाँ पे टी वेव ऐसे बन जाएंगे। सॉरी, डायग्राम थोड़ा मुझसे आई एम नॉट एबल टू ड्रॉ यूजिंग दिस पेंसिल, तो आप समझ जाना। फिर ये ग्राफ ऐसे बार बार आपका रिपीट करता रहता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका ईसीजी का ग्राफ। अब ईसीजी को देख के हमने क्या देखा था कि एक तो इसकी हम हार्ट रेट पता लगा सकते हैं, यानी कि क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स को काउंट करके, और हम एबनॉर्मेलिटीज़ भी पता लगा सकते हैं। तो वो कैसे पता लगा सकते हैं, इनके ये जो वेव्स है ना, और ये इनको देख के हम पता लगा सकते हैं कि क्या एबनॉर्मेलिटीज़ हो सकती है। तो कुछ इम्पॉर्टेंट मैंने यहाँ पे आपके लिए लिख रखा है। ठीक है, तो सपोज़ करो कि आपका जो ऐसे नोड है वो नॉन फंक्शनल हो गया है। ठीक है, तो उस केस में होगा क्या, आप पहले ये समझते हैं कि ऐसे नोड का काम क्या है। ऐसे नोड का काम है आपके एट्रिया में डीपोलराइजेशन करने का, यानी कि एक तरह से एट्रिया में कॉन्ट्रैक्शन कराने का। ठीक है, तो यहाँ पे आपके प्रेजेंट थे ऐसे नोड, साइनो एट्रियल नोड। ठीक है, अब सपोज करो कि ये ही नॉन फंक्शनल हो गया, तो क्या होगा, तो आपके जो पी वेव है वो फ्लैट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो पी वेव क्या रिप्रेजेंट कर रहे थे, एट्रिया का डीपोलराइजेशन। ठीक है, और अगर आपके ऐसे नोड नॉन फंक्शनल हो गए तो एट्रिया में डीपोलराइजेशन हो ही नहीं रहा, तो पी वेव बनेगा ही नहीं। ठीक है, अब सपोज करो कि आपका ये जो ए वी नोड है ये नॉन फंक्शनल हो गया, तो क्या होगा, अब इस केस में आपके 3 बार पी वेव बनेंगे। ऐसा क्यों? एक्चुअली होता क्या है कि यहाँ से जो ऐसे नोड है, यहाँ से जब इम्पल्स इनिशिएट होती है तो वो होती है अराउंड आपकी 70 to 75 टाइम्स पर मिनट। ठीक है, और क्या होता है, यहाँ से जो फिर आपके जो ऐसे एवी नोड है, एट्रियोवेंट्रिकल नोड, यहाँ पे जो इम्पल्स जनरेट होती है वो आपकी 40 to 45 की होती है। फिर उसके बाद में बंडल ऑफ हिस में आपके 15 to 20, ठीक है, ऐसे होते हैं, तो कम होती जाती है। अब आप सोचो कि अगर आपकी ए वी नोड नहीं है, ठीक है, तो क्या होगा कि वेंट्रिकल्स में आपका इनफ कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाएगा, मतलब ये जो ए वी नोड है ये तो करवा नहीं पाएंगे, तो फिर बंडल ऑफ हिस जो है ये इम्पल्स जनरेट करेंगे। ठीक है, तो ये कितना कर पाएंगे, ये कर पाएंगे आपकी 15 से 20। ठीक है, बंडल ऑफ हिस पुरकिंजे फाइबर मिल गया, कितने कर पाएंगे, 15 से लेकर के 20 जनरेट करेंगी। तो अब क्या होगा, सोचो कि जब आपके ऐसे नोड एक जितना इसके पास, सपोज करो कि इसके पास इतनी पावर है, इसके पास इतनी पावर, आपके ऐसे नोड के पास लगभग 3 टाइम्स जो है एक्स्ट्रा पावर्स है ना। यानी कि अगर ये 3 बार डीपोलराइजेशन कर देगा तब जाके कहीं इसमें इतनी एनर्जी आएगी कि ये एक बार डीपोलराइज हो कराए। ठीक है, तो फिर क्या होगा, इसी वजह से यहाँ पे रेशियो जो है आपका 3:1 का हो गया। ठीक है, तो जब आपके एस ए वी नोड 3 बार कॉन्ट्रैक्ट
3 बार डीपोलराइजेशन करा देंगी, तब जाके कहीं बंडल ऑफ इसमें 1 बार डीपोलराइजेशन होगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपके एट्रिया 3 बार डीपोलराइज होंगी, तो इस वजह से 3 पी वेव बन जाएगी। फिर उसके बाद में अगर आपके टी वेव फ्लैट हैं, तो इसका मतलब कि उस इंसान को मायोकार्डियल इश्यमा हुआ है। और अगर आपका एस टी सेगमेंट जो है वो एलिवेटेड है, ठीक है, चलो एस टी सेगमेंट देखते हैं। ये रहा आपका एस टी सेगमेंट। तो ये वाला क्या आपका रिप्रेजेंट कर रहा था, ये रिप्रेजेंट कर रहा था आपके वेंट्रिकल्स में सिस्टोल, ठीक है। तो अगर आपका एस टी सेगमेंट बहुत ज़्यादा एलिवेटेड है, तो इसका मतलब कि इंसान को क्या हो गया, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो गया है। उसके बाद में अगर सपोज करो कि भाई ये आपको कुछ दिख ही नहीं रहा है, सिर्फ आपको ये बेस लाइन दिख रही है, ऐसे एकदम सीधी 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 बेस लाइन दिख रही है, इसका मतलब ये है कि भाई उस इंसान के ना एट्रिया में सिस्टोल हो रहा है, ना वेंट्रिकल्स में सिस्टोल हो रहा है, ना किसी में डायस्टोल हो रहा है, इसका मतलब कुछ हो ही नहीं रहा। तो वो पर्सन जो है उसको हम मानेंगे कि अब वो सर्वाइव नहीं कर सकता। फिर डॉक्टर आपको आके ही बोल देंगे कि आई एम सॉरी, ही और शी इज़ नो मोर। तो ये क्या है कि ये बताता है कि अगर पर्सन डेड है तो उसमें ऐसे आपको फ्लैट लाइन दिखेगी और पिप 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 साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। उसके बाद में कुछ और भी डिसऑर्डर्स हैं। पहला है हाइपरटेंशन। तो जैसे आपके जो हार्ट है उसमें 2 प्रेशर हैं, पहला कॉन्ट्रैक्शन वाला, दूसरा रिलैक्सेशन वाला। तो जो कॉन्ट्रैक्शन वाला है उसको बोलते हैं कि हम सिस्टोलिक प्रेशर, जो ज़्यादा होता है 120 mmHg। और दूसरा जो डायस्टोलिक प्रेशर होता है वो 80 mmHg होता है, ठीक है, जिसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, सिस्टोल अपॉन डायस्टोल। तो अगर मैं नॉर्मल की बात करूँ तो 120 अपॉन 80 mmHg ये हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। लेकिन अगर ये ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाए, यानी कि 140 अपॉन 190 mmHg के आसपास हो जाए, तो इस कंडीशन को बोलते हैं हम हाइपर टेंशन, ठीक है। तो और हाइपर टेंशन की वजह से मेनली आपके ब्रेन एंड किडनी को अफेक्ट पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे मेजर ऑफ द ब्लड सप्लाई होता है ब्रेन एंड किडनी में। दूसरा आपका एक लो ब्लड प्रेशर की भी कंडीशन हो जाती है, जिसमें क्या होता है आपका सिस्टोलिक प्रेशर 100 mmHg पहुंच जाता है, और डायस्टोलिक प्रेशर जो है वो 60 mmHg हो जाता है, बहुत घट जाता है। इसके बाद में आपका एक डिसीज़ है कोरोनरी आर्टरी डिसीज़। इसको क्या बोलते हैं हम, एथेरोस्क्लेरोसिस भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आपकी जो आर्टरीज होती हैं उनमें टाइम जैसे जैसे आप ओल्ड होते जाते हो वैसे वैसे क्या होता है कि उसमें फैट, कोलेस्ट्रॉल और कैल्शियम आयंस डिपॉजिट होने लग जाते हैं आर्टरीज के ल्यूमेन में। उसकी वजह से क्या होता है कि ब्लड क्या कहते हैं, आर्टरीज के थ्रू इनफ ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता है, तो ऑक्सीजन भी नहीं पहुंच पाता है। तो इसकी वजह से आपको सांस वांस लेने में दिक्कत हो सकती है, उसी को बोलते हैं हम कोरोनरी आर्टरी डिसीज। इसके अलावा एक एंजाइना है, इसमें क्या होता है आपको एक्यूट चेस्ट पेन होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है आपकी हार्ट को इनफ ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो रहा होता है, इस वजह से आपको चेस्ट में पेन होने लग जाता है। फिर आपका क्या है, एक हार्ट फेलियर है। अब इसमें क्या होता है, लोग एक्चुअली ना इसमें हार्ट फेलियर और हार्ट अटैक में बहुत कंफ्यूज रहते हैं। बट आप ये समझो कि अगर आपने बोल दिया किसी को कि भाई तू फेल हो गया, फेल होने का क्या मतलब है कि भाई वो इस बार वो काम नहीं कर पाया, लेकिन ऐसा नहीं है कि अब वो कभी कर ही नहीं पाएगा, ठीक है। जबकि हार्ट अटैक में क्या होता है, हार्ट अटैक में हार्ट को खुद को ही जो है वो ऑक्सीजन नहीं मिलता, ठीक है। तो हार्ट फेल्योर मतलब आपका जो काम था आप वो नहीं कर पाए, तो आपको फेल माना जाता है। ऐसे ही हार्ट का क्या काम होता है, हार्ट का काम होता है ब्लड को पंप करना। तो हार्ट अपना काम नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब कि हार्ट इज नॉट एबल टू पंप द ब्लड इफेक्टिवली, इसलिए बोल देता है कि हार्ट फेल्योर। अब हार्ट फेल्योर को ना कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर भी ऐसे जनरली बोल दिया जाता है, क्यों, क्योंकि इसका एक
मेन सिम्टम जो है वो आपके लंग्स का कंजेशन, ठीक है। तो आपके लंग्स के अराउंड है ना फ्लूइड इकट्ठा होने लग जाता है, तो इस वजह से इसको कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर भी बोलते हैं, ये इसका हार्ट फेल्योर का सिम्टम है। उसके बाद में एक होता है कार्डियक अरेस्ट, तो इसमें क्या होता है आपका दिल धड़कना ही बंद हो जाता है, मतलब कि दिल धड़कने का मतलब क्या है कि वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रैक्शन होना, तो वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करना ही बंद कर दे रहे हैं, ठीक है। और हार्ट अटैक में क्या होता है कि हार्ट को ही वो ऑक्सीजन का सप्लाई बंद हो जाता है, इसकी वजह से हार्ट की मसल्स जो होती हैं वो पूरी की पूरी डैमेज हो जाती हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन को हार्ट अटैक बोलता है। तो हार्ट फेल्योर हार्ट अटैक में आपको याद रखना है कि हार्ट फेल्योर में योर हार्ट इज नॉट एबल टू पंप द ब्लड इफेक्टिवली, हाउएवर इन केस ऑफ हार्ट अटैक योर हार्ट इज नॉट being supplied with the enough oxygen, due to which the heart muscles get damaged suddenly. ओके, अब देख लेते हैं रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। तो दो तरह से इसका रेगुलेशन होता है, एक तो आपका न्यूरल, एक हार्मोनल। तो न्यूरल इसका जो हेड क्वार्टर है वो क्या है, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। तो मेड्यूला ऑब्लोंगेटा में आपके कार्डियक एक्टिविटी रेगुलेट करने के लिए सेंटर होता है, ठीक है। तो मेड्यूला ऑब्लोंगेटा सिग्नल सेंड करते हैं आपको आपके ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम को। अब ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के दो पार्ट हैं, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। तो जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है तो वो एक्ट करता है आपके ऐसे नोड पे, यानी पेस मेकर पे, साइनोएट्रियल नोड पे। उसकी वजह से क्या होता है, एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन, तो ये वो हार्मोन नहीं है एक्चुअली, ठीक है। तो ये आपके न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं, ठीक है। तो न्यूरो ट्रांसमीटर्स रिलीज हुए, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, आपका हार्ट रेट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। दूसरा, अगर आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम किया तो ये भी ऐसे नोड पे एक्ट करेगा, इसकी वजह से एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा। इसकी वजह से क्या होगा कि हार्ट रेट आपका कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, रिडक्शन इन द हार्ट रेट। इसके अलावा जो आपका हार्मोनल रेगुलेशन है उसमें क्या होता है कि आपके एक जो एपिनेफ्रिन नॉर एपिनेफ्रिन हार्मोन भी होता है जो आपके एड्रीनल ग्लैंड के मेड्यूला वाले रीजन से रिलीज होता है। तो जब ये हार्मोन रिलीज होता है तो ये भी क्या करता है कि इमरजेंसी कंडीशंस में आपकी हार्ट रेट को इंक्रीज कर देता है, ठीक है। तो अब ये आपका सर्कुलेटरी सिस्टम कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। इफ़ यू लाइक माय वीडियो डू सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। टिल देन स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय।